मेरा कार का लाइसेंस गुम गया था। अमेरिका में 2 मिनट लगे। भारत में अगर कार का लाइसेंस पेपर गुम हो गया, तो या तो बसंती से तांगा ले लो, नहीं तो किसी को कुछ खिला के जरा भाई जल्दी काम करो, ऐसा होता है, ह्यूमन वीजा का सपोर्ट करना है हमें, तो बाहर से लोग ला रहे हैं, तो पहला इधर तो जॉब तो होना चाहिए ना लोकल सिटीजन्स को। अरे मुंबई में बिहार के लोग आ जाते हैं, तो मेरे कुछ मराठी भाई कहते हैं कि बाहर से लोग आए हैं। अरे क्या बाहर से लोग आए हैं? ये सार्वभौम भारत के नागरिक अपने खुद के देश में नहीं जा सकते? और जो ट्रम्प बातें कुछ कहते हैं, लोगों को ठीक नहीं लगती कभी कभी, तो ऐसा नहीं है कि मैं अंधभक्त हो गया हूं और जो भी कहेंगे वो उनका सपोर्ट करूंगा। वो कभी कभी कुछ कहते हैं, मैं भी क्या कह दिया अभी, राइट। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी पागल आदमी की जरूरत होती है। क्या वो समय आ गया है कि दुनिया भर में जो भारतीय रह रहे हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ को ये लगे कि नहीं अब चलो भारत और वहीं चल करके काम करें? नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात हो रही है अमेरिका के द्वारा रह करके भारत को लेकर के और दुनिया के कई देशों को लेकर के जो चीजें कही जा रही हैं, खासतौर पे भारत में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो अब 500% टैरिफ लगाने को लेकर के जो बिल आया, उसके बाद से जो चर्चा शुरू हो गई, भारत की नजदीकी चीन के साथ बढ़ने लगी, उधर यूरोप में खलबली है। क्या चल क्या रहा है अमेरिका में? वहां के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके फैसलों से दुनिया भर में जो हलचल हो रही है, उसके अलावा अंदर देश में क्या चीजें चल रही है, ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं सीधा अमेरिका से। अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का समय वहां हो रहा है। इस वक्त भारत में हमारे यहाँ शाम का वक्त है, 7 बजने को है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, ट्रंप जो बातें कह रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया भर में खलबली है, दुनिया के बड़े हिस्से में खलबली है। अमेरिका में ट्रंप के कदम को कैसे देखा जा रहा है? वहां जो एनआरआईज रहते हैं, खासतौर पे जो भारत के लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, आप जैसे, वो इन फैसलों को कैसे देखते हैं? उसका जवाब देने के पहले मैं सोच रहा था, जैसे आपने कहा कि आप हमारे 10.5 घंटा आगे चल रहे हो, तो विश्व के इतिहास में भी भारत कितना आगे चला था पूरे मुल्क, पूरे दुनिया से। पूरी दुनिया में। जी। जब यहाँ के मतलब इंग्लैंड में जब गोरे लोग पेड़ों पेड़ों पे कूद रहे थे, तब हमारे यहाँ कालिदास रेशम के वस्त्र पहने हुए लिख रहा था आषाढ़स्य प्रथमा दिवसे। और अब हम ये क्या सब दूसरे विश्व की न्यूज लेके बैठे हैं। अभी वो न्यूज आई थी ना परसों, कि वो हावर्ड लटनिक है, हमारा कॉमर्स सेक्रेटरी, अच्छा आदमी है, कि उसने कहा कि पंतप्रधान मोदी ने फोन नहीं किया। तो अभी मेरे 5,000 अमेरिकन दोस्त है, उनसे पूछा कि कॉमर्स सेक्रेटरी का नाम बोलो, कितने लोग बोल पाएंगे? आपके कितने दर्शक गूगल किए बगैर बोल पाएंगे कि भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? वो कॉमर्स सेक्रेटरी ने किसी पॉडकास्ट पे कह दिया कि भारत के पंतप्रधान ने फोन नहीं करना चाहिए था। और ये अपना जो टॉप उन्होंने न्यूज, नहीं किया। हाँ, जो नहीं किया, ये अपना टॉप न्यूज है। 48 घंटे के लिए ये भारत का टॉप न्यूज है कि उसने फोन किया नहीं किया। वो एक मेरे जवाब बचपन में एक गाना था हिंदी फिल्म का, कि पराया धन पराई खबर इन पर नजर मत डालो, आदत बुरी है ये, आदत अभी बदल डालो। तो छोड़ दो, मैं पूर्व भारत का रहने वाला हूं, खुद भारत पे फोकस करे और दूसरों की न्यूज देखने के बगैर खुद न्यूज में आए। ऐसा कुछ करके दिखाए ना। अभी अमेरिका में क्या है, 50% लोग ट्रम्प के साथ है, 50% खिलाफ है। जो साथ है वो हर हाल में साथ है, और जो नहीं साथ है वो हर हालत में नहीं साथ है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी का तो एजेंडा सिंपल है, वो पहला पूछते हैं कि ट्रम्प क्या सोच रहे हैं, और जो वो सोचेंगे उसके वो खिलाफ कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो ऐसा। और क्या है ना, अगर आपने पोल्स देखे ओपिनियन, तो लगेगा कि ट्रम्प साहब का सपोर्ट है 40%, लेकिन ट्रम्प साहब का जो 10% सपोर्ट होता है वो हमेशा छिपा हुआ होता है, वो निकलता कौन नहीं सा है। ये छिपा हुआ सपोर्ट है? देखो, देखो ऐसा कोई आदमी है जो कुछ खुलेआम कहेगा कि मैं ट्रम्प का सपोर्टर हो या सहायक हो,
और फिर लोग उसको पूछते रहेंगे कि ट्रम्प साहब ने ये कहा, वो कहा। ट्रम्प साहब तो कुछ कहते रहते हैं। आप न्यूज़ वालों के लिए तो वो लाइक मन्नत है, क्योंकि वो हर दिन में एक 5, 6, 7, 8 नए हेडलाइन मिल जाते हैं। तो कभी क्या कहते हैं, क्या पता नहीं। कभी-कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनके सपोर्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह दिया। ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारे यहाँ ना एक बहुत फ़र्क है सिस्टम में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक है अल्ट्रा राइट, जिसको कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव राइट। वो कहते हैं कि किसी इमिग्रेंट को आना ही नहीं चाहिए, मेरे जैसे लोग यहाँ होने ही नहीं चाहिए। वो एकदम अल्ट्रा राइट है, 5%। उनको उनकी विचारधारा से सहमत थोड़ी बार अनुभूति रखने वाले और 5% लोग हैं। तो 10% एक्स्ट्रा राइट है। 5% है वो एक्सट्रीम लेफ्ट है। मतलब वो कहते हैं कि देश की कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में कोई भी प्लेन लेके आ जाए, उसको फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए, उसको पैसा, मतलब वो तो एकदम टोटल पागल लोग हैं। उनके विचारों के साथ अनुभूति रखने वाले 5% है। सो 10% यहाँ पर, 10% वहां पर। पूरा अमेरिका 80% बीच में है और वो सब पे सहमत होता है। हम तो पहला ऐसा सोचते थे कि देश की बाउंड्री खत्म, पॉलिटिक्स खत्म। पॉलिटिक्स शुड एंड एट वाटर्स एज। अगर भारत के पंतप्रधान वॉशिंगटन डीसी आए हैं तो फिर कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं देखना चाहिए। पूरा भारत उनका सपोर्ट करना चाहिए, गलत है तो भी। तो वैसा नहीं होता अभी। अच्छा, गलत है तो भी? गलत है तो भी मतलब जो बात करनी है खुद आपस में हो। दूसरों, ऐसा हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स शुड एंड। अभी अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत पोलराइज हो गया। और हमारे यहाँ क्या होता है, अभी आप दिल्ली में बैठे हो, एक दिल्ली का मतदार संघ है जहाँ पे एमपी आएगा। तो मानो आप और कांग्रेस, मुझे पता नहीं इंडिया का पॉलिटिक्स इतना, आप और कांग्रेस साथ में है और बीजेपी लड़ रहा है उनके साथ। तो उनका एक उम्मीदवार होगा, उनका एक उम्मीदवार होगा, ये दोनों के बीच में लड़ाई होगी और फैसला कर देंगे लोग। तो इंडिया में क्या होता है ना, हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होगा, हम बातें बहुत लंबी और बहुत अच्छी और बहुत तेज करते हैं, लेकिन ये चुनता कौन है कि बीजेपी का टिकट किसे मिलेगा और कांग्रेस का टिकट किसे मिलेगा? ये कौन चुनता है? ये लीडर्स चुनते हैं ना। ये कहां से डेमोक्रेसी है भाई? अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में अगर रिपब्लिकन का जो उम्मीदवार लड़ने वाला है वो कौन होगा, उसके लिए एक इलेक्शन होता है और वो सिर्फ रिपब्लिकन्स में होता है। डेमोक्रेट का चुनने के लिए डेमोक्रेट में एक इलेक्शन होता है, खुला ओपन जैसा इलेक्शन होता है वैसा, जिसको प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं। और वो मेन इलेक्शन के 9 महीने या 10 महीने पहले होता है। तो क्या होता है, कोई भी ऐसा रिपब्लिकन जीत नहीं सकता जब तक वो 10% लोगों को खुश ना करे। कोई डेमोक्रेट जीत जब तक नहीं उसको सकता अपने तब पार्टी तक का सपोर्ट ना हो। नो, जब तक उसके अपने पार्टी का जो एक्सट्रीम विंग है उसका जब तक उसे सपोर्ट ना हो तब तक वो कोई प्राइमरी जीत नहीं सकता। तो कोई ऐसा बीच में सोचने वाला अच्छा बंदा है 80% वाला, वो कभी जीत ही नहीं सकता प्राइमरी। अगर उसने प्राइमरी नहीं जीती तो वो जनरल इलेक्शन कैसा जीतेगा? क्योंकि रिपब्लिकन के जो 50% लोग हैं, उनमें से जो 10% लोग हैं एक्सट्रीम विचारों के, वो 10% तो प्राइमरी इलेक्शन में 20 हो गए ना, 50 के डबल। तो वो 20% जो एक्टिव वोटर्स है उनका सहारा लिए बगैर वो कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। तो सही बात प्राइमरी है। इलेक्शन में इतना एक्सट्रीम ओपिनियन हो जाता है और सोशल मीडिया की वजह से लोग उन्हें याद दिलाते रहते हैं। तो अभी पोलराइज हो गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ट्रम्प बातें कुछ कहते हैं लोगों को ठीक नहीं लगती कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अंधभक्त हो गया हूं और जो भी कहेंगे वो उनका सपोर्ट करूंगा। वो कभी कभी कुछ कहते हैं, मैं भी क्या कह दिया अभी, राइट। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी पागल आदमी की जरूरत होती है। मैं जब 1979 में ईरान ने पकड़ के रखा था, काफी देर से पकड़ के रखा था, हमारे प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। तो एम्बेसी पे हमला करके लोगों को पकड़ रखा था। ईरान की बात हो रही है अभी। जी जी रेगन जी। इलेक्शन जीत गए
रोनाल्ड रेगन, वो प्रेसिडेंट हुए भी नहीं थे, ईरान ने छोड़ दिया सब लोगों को, क्योंकि उनके ये रेगन आया पागल क्या कर बैठेगा पता नहीं, शायद न्यूक्लियर बम ही डाल देगा एक दिन में तेहरान पे। तो जो इतना डर गए ना वो लोग, तो जमाना अहले खीरत से तो हो चुका मायूस, शायद ही कोई दीवाना काम कर बैठे। तो अभी देखो आपका जो ये अंदाज है ना, ये गंभीर बातें कहते कहते फिल्मी गीत शायरी बीच बीच सुनाने का, वो अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था, जो आपने जवाब दिया, आपने ये कहा कि भाई अमेरिका के अंदर डिवाइड है, बहुत तगड़ा डिवाइड है, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत तेज है, और 50-50% आपने कहा अभी मिड टर्म इलेक्शन भी होना है, उस तरफ लोगों का भी नजर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ट्रंप प्रशासन, खासतौर पर ट्रंप जब दूसरी बार आए हैं सत्ता में, उसके बाद अगर जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उनको एक लाइन में रख करके देखें, तो ये लगता है कि किसी बात से ट्रंप खुन्नस खाए हुए हैं। अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, भारत के हैं, जो कई मौकों पे भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, चौक चौराहों पे जुड़ जाते हैं और बताते हैं, वो इस मौके पे एकदम चुप है। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। वो कह भी नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप हमारे देश को इतना क्यों चोट पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखो, आप जो हमारे देश कह रहे हो ना, तो जैसा कहते हैं वो कभी खुशी कभी गम मूवी था ना, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है शाहरुख खान के कैरेक्टर को कि आज तूने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो वैसा पल में पराया कर देते हैं, इन द सेंस कि हमारा देश आपका देश, तो मैं भी भारतीय हूं ना, लेकिन क्या है ना, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है भारत में, इजराइल में है, काफी देशों में है, तो वो दोनों देश के पासपोर्ट रख सकते हैं। तो जिस दिन मैंने शपथ ली अमेरिकन सिटीजनशिप की, भारतीय लॉ के मुताबिक उस समय मेरी इंडियन सिटीजनशिप रद्द-बातल हो गई, और ये अपराध था कि अगर मैं ट्रैवल करता था इंडियन पासपोर्ट पे। मेरा एक नन्हा सवाल है कि ऐसा क्यों है? कोविड में जब लॉकडाउन लगा, तब कोई अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर है, जिसका 19 साल का बच्चा है, जिसको अंग्रेजी की एक शब्द नहीं बात करना आता, उसने अमेरिका का मुंह भी नहीं देखा है, वो अमेरिका जा सकता है अपने बाप के साथ, क्योंकि उसके बाप के पास ग्रीन कार्ड है। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे इंडिया नहीं आ सकते अपने माँ बाप को मिलने को, क्योंकि ओसीआई कार्ड था, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या होता है ना, इंडिया गले तो लगाता है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ के दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। इंडिया गले तो लगाता है जब चाहे, लेकिन अदरवाइज पल में पराया कर देता है। और पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, ऑल इश्यूज आर लोकल ना। तो मैं कह रहा हूँ, मेरे जैसे लोग हैं, हजारों है, लाखों है, लाखों। उन लोगों से कह दो, आपकी अभी की जो वेल्थ है उसका 1% दे दो भारत को, उसके बदले में ड्यूअल सिटीजनशिप, अगर आपका देश अलाउ करता है तो 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखो यूएस में, तो जो हमारे इश्यूज है उसके बारे में हम कह सके। ये हो गया ना असली नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और ओसीआई कितना खर्च करते हैं भारत पे, 24 घंटा भारत की सोचते रहते हैं। और कभी कभी एक है तो उनकी मजबूरी देखनी पड़ेगी, जो अभी पूछ तो रहे वो क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। शायद कुछ लोग हैं उनका सिटीजनशिप नहीं हुआ है, उनको डर लग रहा है, उनको अमेरिका में कुछ हो गया। तो देखो ना, अपने बेटे कहाँ है वो देखो। और दूसरी चीज ये है ना कि कभी कभी वो बात करते हैं तो ऐसा पता नहीं चलता कि यहाँ के लीगल भारतीय लोग भी उसे सपोर्ट करेंगे। तो जैसा इलीगल लोग आते हैं अमेरिका में, कहते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होना चाहिए, ये जब बड़ा इलीगल इमिग्रेशन पे बड़ा ये था। अभी मेरे जैसे लोग हैं, हमारे खुद के बेटे हैं जो अमेरिका में पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, उनके जॉब्स भी जा रहे हैं ना। तो हम कैसा H1 करते रहे, और H1 में भी H1 से आया, अभी H1 की बात हो रही है। तो H1 वीजा का सपोर्ट करना है हमें, तो बाहर से लोग ला रहे हैं, तो पहला
इधर तो जॉब तो होना चाहिए ना लोकल सिटीजन्स को। अरे मुंबई में बिहार के लोग आ जाते हैं, तो मेरे कुछ मराठी भाई कहते हैं कि बाहर से लोग आए हैं। अरे क्या बाहर से बिल्कुल। लोग आए हैं? ये सार्वभौम भारत के नागरिक अपने खुद के देश में नहीं जा सकते पराया कहे बगैर। हम इतना खुद में अपना पराया करता है और उंगली सिर्फ हमेशा दूसरों की तरफ उठाई होती है। ये क्या मतलब है? ये क्या पागलपंती है? तो अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि H1 ला रहे हो तो अच्छे लाओ, तो उसमें क्या गलत बात किया? इसमें जी। कौन सा रेसिज्म है? अभी क्या हुआ है ना, दुनिया की कौन सी भी सिस्टम है जो बेस्ट है, उसे भ्रष्ट कैसे करे? एक सब लोग ने, पूरा इंडिया तो बहुत अच्छा है, सारे जहां से अच्छा है, कुछ लोग है समाज में, तो अभी H1 में सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। ये आपने हमारे एक दूसरे वीडियो में भी कहा है और आपने विस्तार से बताया है कि कैसे H1 वीजा का दुरुपयोग भारतीयों के एक सेक्शन ने किया और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके वहां लोग गए और उसका गलत इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर साहब, चूंकि आपके पास समय कम है, एक मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल क्या है, मतलब ये तो कहने की बात है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो अमेरिका में रह रहे भारतीय हैं वो इस समय चुप हैं, गायब हैं, वो दिख रहा है। इवन भारत में भी कुछ लोग ऐसे थे जो जब ट्रंप अपना चुनाव लड़ रहे थे तो वो चुनाव जीते इसके लिए हवन और पूजा कर रहे थे, जाप कर रहे थे, उसमें आहुति कर रहे थे, वो लोग भी गायब हैं। देखो, कल अगर अरुणाचल पे, थोड़ा एको आ रहा है वॉइस में, कल जी। चीन अचानक अरुणाचल प्रदेश पे हमला कर देता है, तो भारत पहला फोन किसे लगाएगा? आप मुझे बड़ी ईमानदारी और प्यार से बोले कि भारत किसे फोन करेगा पहला? तो विश्व में क्या होता है ना, कभी कभी, अभी पहले हम 2 मिनट पहले हम ईरान की बातें कर रहे थे, तो अगर ईरान की कोई औरत है इस जमाने में और उसने ठीक से कपड़ा नहीं पहना, इसको उसके लिए उसकी मौत हुई जेल में, मिमी, हम कौन से दुनिया में रह रहे हैं? तो अभी थोड़ा डर तो रहेगा ना ईरान में, अरे क्या हुआ वेनेजुएला में, और सिर्फ बात करते रहेंगे तो क्या होगा? जलियन वाला बाग में अगर आपके ऊपर कोई ऑर्डर दे रहा है फायरिंग करने का, तो क्या हम उसे बात करेंगे? शांति से ये सोचेंगे, या उसके पिछवाड़े पे ऐसी एक लात दे देंगे कि उम्र भर सुबह याद करे भारतीय के पैर कैसे होते हैं? ये शांति और ये सत्य और अहिंसा के, हिटलर के साथ आप डिस्कशन करते हो कि भाई होलोकॉस्ट मत कर, मुसोलिनी को कह सकते थे कि या मास मर्डर मत कर, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको उसी तरीके में पेश आना चाहिए। और मुझे विश्व का समझ में नहीं आता, ये फ्रांस है, वो कह रहे थे कि वेनेजुएला की जनता ने करना चाहिए था, तो फिर क्या 1944 में अमेरिका उधर घुस के निकाला जर्मनी को, नाजी जर्मनी को, क्यों ने अमेरिका ने राह देख ली कि फ्रांस की जनता कुछ करे? तो अमेरिका का क्या होता है ना, खर्चा सब होता है। ट्रम्प साहब थोड़े एकदम लाउडली कह देते तो लोगों का नहीं, कैसा। मुझे मुझे लगता है कि इस बात से तो आप भी ऐतराज नहीं करेंगे कि अमेरिका, और खास तौर पे जब से ट्रंप आए हैं तब से अमेरिका का वो चेहरा जो है थोड़ा सा बेनकाब हो रहा है, जिसमें वो सरपंच की भूमिका में काम करता है। उसको लगता है पूरी दुनिया के सरपंच हम ही है। कहीं दुनिया के किसी भी कोने में लोकतंत्र कथित तौर पे अमेरिका के हिसाब से अगर काम नहीं कर रहा तो हम वहां पहुंच जाएंगे, हम वहां लोकतंत्र स्थापित कर देंगे। तो ये तो आप मानेंगे ना कि चौधराहट तो चलती है ना अमेरिका की। लेकिन ट्रम्प का क्या उसे लेना देना है कि अमेरिका इराक में गया था? वो तो गलती थी ना, वो सद्दाम हुसैन के टाइम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसा कई कई बार हुआ है। ये जो बर्मा का म्यांमार का जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उसका सपोर्ट किसने किया था? 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का सपोर्ट किसने किया था? चिले में पिनोशे का सपोर्ट किसने किया था? अर्जेंटीना में वो डिक्टेटर का सपोर्ट किसने किया था? 1958 में वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था, वो वहां से भाग निकला तो अमेरिका आके रोका था। तो ऐसा होता है कि जब वो टाइम कम्युनिज्म के साथ लड़ाई थी, तो ऐसा नहीं है मतलब कि अगर अमेरिका के हित में कोई पहली बार बात करे, और क्या होता है ना कि ये बातें पहले भी होती थी लेकिन कोई इतना साफ साफ कहता नहीं था। और अभी आप हम लोग क्विकली टैरिफ की बात कर रहे थे ना, 500% टैरिफ, पहले कभी टैरिफ नहीं थे।
80 साल टैरिफ नहीं थे। तो अमेरिका क्या चाहता है, मैं बोल देता हूँ, मैं अभी मेरे सब पेशेंट्स अमेरिकन है, मतलब अमेरिका में पैदा हुए अमेरिकन है। वो क्या चाहता है कि हम जब झगड़ा करना चालू करेंगे ना, और क्या टैरिफ लगाया, क्या इधर गरीब लोग है वगैरह, तो कोई प्यार से कहे अमेरिका को कि थैंक यू बॉस, 80 साल कुछ टैरिफ नहीं थे, इसके लिए धन्यवाद। अगर इससे बात चालू हुई ना, तो फिर उसमें और अलग मजा आएगा। और 15% टैरिफ है ना, अच्छा है, अब तक नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि वो ट्रेड ये है कि भारत प्रोटेक्ट करता रहेगा। मतलब वो किशोर कुमार का मूवी है, किशोर कुमार और प्राण का हाफ टिकट। वो प्लेन में फाइट चालू होता है, किशोर कुमार प्राण को बोलता है, चाचा एक आइडिया, तुम कूदो मैं लटका रहता हूँ। अरे ये क्या आइडिया है क्या, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हर देश अपने हित की देखेगा ना। अभी 500% टैरिफ है, वो तो छोड़ दो, मतलब वो तो प्रैक्टिकल नहीं है कोई। इसका मतलब है कि बिजनेस ही नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने वो आपके वीडियो में भी कहा कि भारत जी। में एक चीज ऐसी बनती है कि भारत में पले बड़े बेटे जिनकी शिक्षा, मेरी पूरी मेडिकल शिक्षा का खर्चा भारत के करदाताओं ने उठाया है, और वो एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भारतीय करदाताओं ने मेरी पूरी वैद्यकीय शिक्षा का खर्चा किया था, एमबीबीएस और एमडी। तो ये जो भारत का एक्सपोर्ट है, वो मैं खुद को ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो तो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो जो $100,000 H1 की फी है ना, वो अमेरिकन कंपनीज देने के लिए तैयार है अच्छे कैंडिडेट्स के लिए। 90 लाख बोले अच्छा, हमारे लिए कुछ। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि हमारा वो ईयरफोन काम नहीं कर रहा तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक बड़ी बहुत बात होती है एनआरआईज के बीच में जो बाहर रहते हैं कि 2014 के बाद एक नई सरकार बनी है, भारत में भी चीजें बदल रही हैं, मजबूत नेतृत्व है। बहुत से लोग भारत में भी ऐसा मानते हैं और है भी कुछ मायनों में। तो अगर एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछूं, और ये सीधा आपको पॉइंट करके जरूर पूछ रहा हूं, लेकिन सीधा आपके लिए नहीं है, क्या अगर मैं अभी पूछूं कि रवि गोडसे साहब ये कंसीडर करेंगे कि अब बहुत हुआ अमेरिका में रहना, भारत में भी स्थिति ठीक हो रही है, आप कह रहे हैं कि करदाताओं के पैसे से आपने अपनी पढ़ाई की, आप अमेरिका गए, नई चीजें सीखी, दुनिया देखी, अब मौका आ गया है तो आप भारत में आकर के काम करेंगे, क्या वो समय आ गया है कि दुनिया भर में जो भारतीय रह रहे हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ को ये लगे कि नहीं अब चलो भारत और वहीं चल करके काम करें? अभी ट्रैवल इतना आसान हो गया है, इंटरनेट की वजह से पूरा क्रिकेट देख सकते हैं, लोकमत के शोज देख सकते हैं, कि अभी ये सीमा रेखाएं बहुत कम हो रही है। तो कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। अगर भारत मेरे दिल में है, तो मैं यहाँ रहता हूँ ना, मेरे पीछे देखो खिड़की में AQI 0 है पिट्सबर्ग का। तो मैं भारत के लिए उतना ही प्यार, उतनी ही सेवा करता हूँ, लेकिन AQI 0 में रख के करता हूँ ना, राइट। और आप मुझे भारत का नागरिक बना दो। अगर आपको इतना ही चाहिए कि पूरी लॉयल्टी भी चाहिए, तो भारत का नागरिक ऑफर करो। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना भारत में, यहाँ पे अमेरिका में आदत हो जाती है। मेरा कार का लाइसेंस गुम गया था, अमेरिका में 2 मिनट लगे। भारत में अगर कार का लाइसेंस पेपर गुम हो गया, तो या तो बसंती से तांगा ले लो, नहीं तो किसी को कुछ खिला के जरा जरा भाई जल्दी काम करो, ऐसा होता है, यू नो। तो भारत में कुछ चीजें हैं वो बहुत बदली है। चांद के पिछले हिस्से पे भारत गया, विश्व का पहला देश है, कितना बड़ा पराक्रम है। लेकिन जो दैनंदिन दुनिया में जो कुछ चीजें होती है, वहां हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, हम नहीं बदलेंगे। सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह लोकमत हिंदी के दर्शकों से बातचीत करने के लिए और खुल करके अपनी बात बताने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अलावे भी जब भी जरूरत पड़े हम आपके संपर्क में आए और आपसे बातचीत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।